अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज के प्रोग्राम में कुछ गैर सियासी बात होगी, लेकिन अगेन क्योंकि कुछ कारनामे ऐसे जो मौजूदा सियासी हुकूमतों की वजह से हो रहे हैं इस मुल्क में, उस पर भी डेफिनेटली बात की जाएगी आज के प्रोग्राम में। बिजली का एक मसला, आज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐलान होता है कि जनाब अब हम बिजली की लोड शेडिंग नहीं करेंगे, बहुत जल्द गालिबन चंद दिनों में इस पर काबू पा लिया जाएगा। फिर बिजली और पानी के वफाकी वजीर की तरफ से यह ऐलान आता है कि बिजली के ऊपर इजाफी सरचार्ज जो 40% था, यानी कि अगर आपका 1000 रुपए बिल आता था तो तकरीबन लगभग 1430 और 1435 रुपए आ जाना था, और उसके ऊपर मजीद ऑन टॉप तकरीबन 7 रुपए के करीब, 6 रुपए कुछ चंद पैसे का एक मजीद पर यूनिट इजाफा भी होना था। फ्यूल प्राइसेस में भी ऑब्वियसली, क्योंकि उसको लिंक कर दिया गया इंटरनेशनल प्राइसेस के हवाले से। फर्नेस ऑयल पे हमारा बुनियाद है, गैस की ऑलरेडी लोड शेडिंग चल रही है, फर्नेस ऑयल की प्राइसेस जब फ्लक्चुएट करती हैं तो डायरेक्ट उसका इंपैक्ट आता है आपकी बिजली के ऊपर भी और आपकी फ्यूल प्राइसेस जो कि मकामी लेवल पर है। सीएनजी के ऊपर किस किस्म का चेक एंड बैलेंस है आपके सामने है, हम उस पर कोई लंबी चौड़ी बात करेंगे नहीं। कितने % उसका निसार किया गया, हर जगह सीएनजी स्टेशन नजर आए, हर गाड़ी को सीएनजी पर कन्वर्ट कर दिया। गोइंग ग्रीन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। उस गोइंग ग्रीन के चक्कर में पंजाब हुकूमत ने बहुत सारी बसें भी और मंगा ली, लेकिन पता चला कि जनाब अब हमारे पास सीएनजी यानी कि कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस जो है, कंप्रेस्ड गैस जो है, उसके लिए आम आदमी के लिए उसका बिल्कुल उसको 3 दिन तो वैसी छुट्टी दे दी, और उसके बाद आप लिटरली कई 100 मीटर की नहीं कई किलोमीटर की लाइंस में लगे और कई घंटों के बाद गैस डलवाएं, अगर उसका प्रेशर अवेलेबल है तो गुड। फिर आप बात करें फ्यूल की प्राइसेस की, तो पाकिस्तान में डीजल की कीमतें वो 3 डिजिट फिगर में आ गई। फ्यूल पेट्रोल की बहुत जल्दी आ जाएगी। हाइक ऑलरेडी 127 पॉइंट समथिंग पैसेज यानी कि ऑलमोस्ट 128 रुपए पर बिक रहा है। मट्टी की तेल की वो कीमतें हैं कि सोच से बाहर। फिर आप बात करते जी कोयला हमारे पास तो बहुत वाफिर मिकदार में है, हमारे पास तो जनाब एटॉमिक पावर से भी हम बिजली ले सकते हैं, और अगर हम विंड की बिजली लगाए, विंड की जो तकरीबन तो 1000 किलोमीटर के हमारे पास तो कोस्टल हाईवे का बेल्ट है बिजली, लेकिन हम कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं कि आज ये हालात है कि लाहौर में 2 लोगों का इंतकाल हो जाता है, मार दिए जाते हैं, पेट्रोल पंप्स को आग लगा दी जाती है, रोड्स पे टायर जला करके इनको ब्लॉक किया जाता है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी को कोई और मसला है, किसी ने बच्चे को पिक करना है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड। फिर हम नारे मारते हैं 14 अगस्त के दिन जनाब बत्तियां लगा लेते हैं, उस दिन लोड शेडिंग भी थोड़ी कम होती है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, और जिंदा कौम और पाइंदा कौम इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि आर वी हेडिंग टूवर्ड्स अ सिविल वॉर। ये एक बुनियाद है। अभी तक लोग पेट्रोल पंप की हद तक तो लूटमार शुरू होगी, दुकानों की हद तक भी हो जाएगी, लेकिन जब लोग लोगों के घरों में घुसेंगे एक मॉब, तो किस किस पे पर्चे कटेंगे, होगा क्या? आर वी एक्चुअली हेडिंग टूवर्ड्स दैट सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट? क्योंकि सरकार को तो कोई मसला नहीं है, वज़ीर आज़म साहब भी दौरे करते हैं, सदर साहब भी दौरे करते हैं, वज़ीर आला तमाम लोगों के जनाब परवाही कोई नहीं, सब मजे में, सब खुश हैं, लेकिन अवाम के क्या हालात है इससे पहले नहीं थे। और एक आज बात हो रही थी कि एक साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद याकूब साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें उन्होंने सुपर इन्फ्लेशन की बात की। सुपर इन्फ्लेशन, ये जो पैसा छपता जा रहा है, ये जो नोट छपते जा रहे हैं, ये इस तादाद में छपते जा रहे हैं कि इसका जब इम्पैक्ट आएगा तो खुदा जानता है कि उसके बाद होगा क्या। शायद 100 रुपए किलो आपको आटा मिले और इसी किस्म के हालात हों बाकी चीजों के ऊपर भी। इस पर आज बात करेंगे कि वे आर वी हेडिंग, हमारी फ्रस्ट्रेशन जो बिल्डअप होती जा रही है किस डायरेक्शन में जाएंगी, कोई हल भी है, या फिर यहां से बोरिया बिस्तर बांध लिया जाए। जो साहिब इस्तेकाक लोग हैं वो कि कनाडा का रुख कर लें। बाकी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चों को जहर दे के मार रहा है, खुदकुशी कर लेता है, कोई मां अपने बच्चों को लेकर के नहर में कूद जाती है, दूसरी कौम का इलाज फिर वही है। विल जस्ट टॉक अबाउट दैट जी। वी हैव विद अस दानिया अजीज, साबिक कौमी तामीर ब्यूरो के चेयरमैन। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा जोर दिया और रिजल्ट भी नजर आए, लेकिन अब चीज रिवर्स होगी। और सदर आए जीवे पाकिस्तान, जीवे मकामी हुकूमत तहरीक के। थैंक यू सो मच। तारिया साहब, थोड़ा लंबी बात कर गया हूं, कुछ लोगों के लिए शायद ये हो कि यार ये किस किस्म के मुल्क का नक्शा पेश कर रहा है, क्या मैंने गलत कहा या सही बात की? नहीं जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, और ये काफी देर से ये लावा पकड़ा है। ये बातें जो आप कर रहे हैं, ये अब वो जो खमियाजा भुगतने का वक्त आ गया, जो बी बोए गए थे। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जुलाई की 28 तारीख 2004 को जब अभी तक माजी की हुकूमत राइज थी, उस वक्त मैंने एक प्रेजेंटेशन एज चेयरमैन एनआरबी की थी प्रेसिडेंसी में, जिसमें मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हम इस वक्त जिनके ऊपर गामजन है, इसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्टीमेटली आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंस्ट्रेन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इंटरनल ग्रोथ डायनामिक्स हैं, जब तक इनको आप अच्छी तरीके से मैनेज ना करें और एक क्वालिटी ग्रोथ ना सामने आए, अगर सिर्फ बराए नाम हम क्रोला गाड़ियां और मोटरसाइकिल और ये चीजें खरीद ले, फ्रिज और टीवी, और पीछे से बिजली का बंदोबस्त भी ना हमने कुछ किया हो, और हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट नजर ना आ रही हो, तो फिर इसका नतीजा ये निकलेगा। हैरानगी की बात है फैसल भाई कि आज आप देखें कि वो सूरत हाल होगी। आज पाकिस्तान की असेंबली में
एग्जैक्टली जो मैं कह रहा था वो नौबत फाइनली आ गई है। आज पाकिस्तान की असेंबली में जॉइंट सेशन कॉल किया गया था कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिस्कस होगी और वो सस्पेंड कर देकर दूसरी बात हुई आज ये इंटरनल इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। ये बिजली का इशू इकोनॉमिक कैसा है, इसमें जो बुनियादी बात है वो तो अपने बिल पे करने की है। जिस दिन हुकूमत अपने फ्यूल ऑयल बिल्स पे करना शुरू कर देती है उस वक्त आपकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो काम करना शुरू हो जाती है और बिजली आप देखते हैं कि वाफर मुकदार में आ जाती है। एक चीज दानियल साहब हमारे नाजरीन को यह बताइएगा कि जब भी क्रिकेट मैच होता है तो ऐलान करते हैं वज़ीर आज़म कि आज वज़ीर आज़म से बात ऐलान किया जाता है कि जी आज क्योंकि मैच है तो लिहाजा बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। अब वरना आप देखें 3-3 4-4 घंटे कांस्टेंट आपके यूपीएस चार्ज नहीं हो सकते, डीजल का खर्चा जनरेटर का अपने आसमानों पर पहुंच रहा है जो मुल्क में हालात बने हुए हैं। इज इट दी कैपेसिटी और इज इट द इशू ऑफ द पेमेंट? क्या ये हमारी कैपेसिटी का इशू है या हमारी पेमेंट का कैपेसिटी बिल्कुल मौजूद है और इस मौसम में जबकि हैवी लोड्स भी नहीं चल रहे हैं उस तरह से ये बिल्कुल बिजली फराहम की जा सकती है, कैपेसिटी मौजूद है। मसला ये है कि जो बिल्स की वसूली है उसमें वापडा की नाकस कारकर्दगी है और कुछ इलाकों में बहुत ही भयानक सूरत हाल है, जैसे फाटा के कुछ इलाके हैं, कुछ बलूचिस्तान के इलाके हैं जहां से रिकवरीज आती ही नहीं है और कराची के भी जाहिर बात है कुछ इलाके ऐसे हैं। लेकिन जो बिजली के रेट हैं उनमें भी सब्सिडीज बिल्ट इन है मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए, जो कि आम छोटा गरीब आदमी इतना नहीं है जितना कि दरमियाने तबके के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े तबके के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, छोटा जो दुकानदार है वो भी पिस रहा है क्योंकि उसका रेट जो है उस तरह से नहीं कमर्शियल रेट्स हैं। और जो गरीब एक फोटो स्टेट करानी पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आपकी, तो मैं इसीलिए आपको अर्ज कर रहा हूं कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि साल दर साल टैक्स कलेक्ट ना करने से और अपने मीन से बाहर रहते हुए और पाकिस्तान की इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इन्वेस्ट ना करने से अब सूरत हाल ये होगी है कि हुकूमत को बारो करना पड़ रहा है अपनी रोजमर्रा के अखराजात करने के लिए पूरे। और उसमें पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सारों में से तकरीबन जितना पैसा था, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 94% ऑफ ऑल लोन्स बाय द कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर वर गिवन टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस डेली एक्सपेंडिचर्स। तो वो पैसे सर्कुलेटेड कितना है आपके ख्याल में? ये कहते हैं 300-350 400 अरब का आज फिगर आई हुई है जी। ये आप जानते हैं कि इतना है? इससे ज्यादा ही होगा जी। ये कहते हैं 350-400 पे पहुंच गया ना, ये मैं थोड़ा से पुरानी बात कर रहा हूं, 400 अगर आ गया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि वो 400 अरब फाइनेंस कैसे होना है। अब आप देखें दूसरी जानब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकी जो एक्सट्रावेगेंट इकोनॉमिक पॉलिसी रही है एक्सपेंडिचर्स की, उसकी वजह से फाइनली प्रेशर आ गया एक्सचेंज रेट पे। आपका एक्सचेंज रेट 86 के नॉर्म से 91 टॉप गया हुआ है जी, 94 तक भी गया जी। तो ये जो चेंज आई है सारी, इसमें जब आप इंपोर्ट करते हैं फ्यूल ऑयल उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इधर से अब आपने अभी तक सब्सिडी खत्म नहीं की, वहां से आपको नई सब्सिडी देनी पड़ रही है, तो इस वजह से ये चीजें रुकी हैं। दूसरा, इस मौसम में डैम्स में पूरा पानी नहीं आया होता अभी तक, तो जो हाइडल जनरेटिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन हैरानगी की बात फैसल भाई ये है कि जो आपकी इस वक्त इंस्टॉल कैपेसिटी है आईपीपीज की, उनको तो वो चाहे जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको तो आप पे कर रहे हैं उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी के ऊपर। ये चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको तो पैसे मिल रहे हैं। सर मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, दो चीजें हैं लोगों के जहन में ख्याल है कि क्योंकि पेट्रोल की कीमत उनको देते नहीं, या पेट्रोल उनको पीएसओ ने एक सर्टन 50,000 मिसाल के तौर पर बैरल उनको देना है, लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो जब वो मिलेगा तो चालू हो जाएगी उनकी मशीन, क्योंकि डीजल चलेगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। सर अगर उनको डीजल नहीं मिल रहा जिसकी वजह से बिजली नहीं आ रही, वो तो एक अलग चैप्टर है ना। तो लेकिन हम उसको उसकी फुल कैपेसिटी जो उसके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, चाहे वो उस पर काम करे या ना करे, वो हम पेमेंट कर रहे हैं। आप पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये सब बड़ी अजीब सी कोई बात नहीं है। ये तो इसीलिए तो था कि ये सारी कैपेसिटी आप इस्तेमाल करेंगे, और उस जमाने में जो बातें की जाती हैं कि जनाब हम इंडिया को बिजली बेच रहे थे, इस तरह कर रहे थे, वो इसीलिए था कि ये पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल में लाई जाएगी। वो नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि इनके पास जो औने पौने सिर्फ फ्यूल चार्जेस के लिए पैसे देने हैं, जो इन्होंने तेल फराहम करना है उनको यकीनी बनाना है, वो ही इनके पास नहीं है कि वो इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है उसको स्टकअप करके अपना पैसे रोके हुए सारे। डाल साहब अगर इजाजत है, एक कॉलर हमारे साथ है, मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो। वालेकुम सलाम सर। हेलो। कल जी ड्रॉप होगी बट यू कैन कंटिन्यू। उसमें मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जमाना ऐसा था न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान जबकि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी अकाउंट थे, ये सब के सब सरकार के नाम जब्त हो चुके थे, और यह कहा गया था कि चंद माह में 43 रुपए फी डॉलर के ऊपर, जो उस वक्त तकरीबन 60 से ऊपर थी उसका जो एक्सचेंज रेट था, जिसने पैसे निकलवा लें, उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर डॉलर अकाउंट फ्रीज हुआ था। मियां साहब के दौर की बात जी बिल्कुल, मैं वही। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में वो नौबत हमें देखने ना आए चंद माह में कि आपके रुपये अकाउंट फ्रीज हो जाए, क्योंकि सारे पैसे बैंकों में से हुकूमत लेगी है। अब अगर वो पैसे इन्होंने बैंकों को वापस करने, टैक्स तो लेने के काबिल नहीं है ये बेचारे, तो इन्होंने पैसे छापने हैं।
जब ये पैसे छापेंगे वो पैसे उतारने के लिए, तो आपके रुपए की जो कुव्वत खरीद है वो तबाह हो जाएगी, आपका एक्सचेंज रेट और बढ़ेगा। तो ये एक विशेष साइकिल है, स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन। आर यू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि विल बी समवॉट लाइक जिम्बाब्वे और अर्जेंटीना, जिसमें पैसों का आपके सामने हालात हो गए? बिल्कुल, वो ऐसे ही बने थे सर, एग्जैक्टली ऐसे ही बने थे। सर एक ब्रेक लेते हैं, विल जस्ट टेक अ ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दानियल अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। वेलकम बैक जी। सर दो चीजें, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी दानियल साहब के ये फरमाएगा कि ये जो जिम्बाब्वे में मिसाल देती है डबल रोटी और अंडे भी लेने हो तो या फिर बोरियों में पैसे ले जाएं और फिर वो जाके 1 दर्जन अंडे ले लें, या फिर साउथ अफ्रीका जाएं, वहां से सस्ते मिल जाएंगे आपको। मुगाबे के दौर में ये हालात हो गए। उनका जो डॉलर था, यानी कि लिटरली $1 बिलियन का भी नोट छपा है वहां पर। ये मैं झूठ नहीं कह रहा सर, आपने भी वो देखा होगा सारा कुछ। देखा, आप सही कह रहे हैं। फिर ये जो पेसो के हालात हुए थे अर्जेंटीना में, एक रात में तकरीबन उनकी 30% उनकी डिवैल्यू हो गया उनका सारा कुछ, क्योंकि अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा उन्होंने आंखें दिखानी, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, और उन्होंने टाइट कर दिया। एक सुपर पावर तो उसे टाइट कर सकती है। अभी जो हमने कहा जनाब कि हम चाइना से ये कर लेंगे, ट्रेड रूट कर देंगे, ईरान से हम गैस की पाइपलाइन ले लेंगे, उन्होंने कहा हम सैंक्शंस ले आएंगे, फलाना करेंगे। इतनी फ्रेजाइल और इतनी डूबती हुई इकोनॉमी में कैन वी सर्वाइव सर? बड़ा मुश्किल है जी। उसकी वजह यह है कि जो आप देख रहे हैं ये सड़कों का हाल, आज आप लाहौर में देख रहे थे, ये जब आम फहम हो गया, मतलब हर शहर में जगह जगह स्पोरेडिक, तो सिर्फ बिजली नहीं है, जब रोटी और चावल और खाना और तेल नहीं मिलेगा जी, तो ये जब होगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपकी जो पॉलिसी ऑप्शंस हैं वो एकदम से लिमिट हो जाएगी और एक ही पॉलिसी आपकी रह जाएगी कि आप जाके किसी तरह भीख मांग के तो अपना गुजारा करें और अपने लोगों को किसी तरह से इनका पेट पालने का कोई। तो सिर्फ फिर क्या होगा? भीख तो मांग लेंगे सर IMF से या वर्ल्ड बैंक से। जो आपको कहा जाएगा आप करेंगे, चाहे वो रूट है या चाहे वो किसी को पकड़वा के देना है, या जो भी आप पहले भी करते रहे हैं, या कोई और किसी किस्म का इकदाम है, कोई इंडिया के हवाले से, कोई ईरान के हवाले से, कोई पाइपलाइन के हवाले से, कोई जो भी कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फॉरेन पॉलिसी ये होगा, यानी कि फिर आपके ड्रोन हमले भी कंटिन्यू रहेंगे। जिस तरह से ये इकोनॉमी मेल्टडाउन होता जा रहा है और ये सारी वार्निंग बेल्स बजती जा रही हैं। और मैं दोबारा से अर्ज करना चाहता हूं, जो मेन पॉइंट ऑफ इख्तिलाफ शौकत अजीज के साथ मेरा जाती तौर पे था, वो ये नहीं था कि मेरा प्रॉब्लम थी, मैं उस पर आता हूं सर, वो पॉलिसी की प्रॉब्लम थी। क्योंकि उस वक्त जो इशरत हुसैन, इशफाक हसन खान और शौकत अजीज साहब ने जो पॉलिसी ऑप्शंस फॉर्मुलेट कर इंप्लीमेंट की थी, वक्ती तौर पर तो वो बहुत अच्छी थी क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा था, लेकिन हमें उस वक्त पता था कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो एक बहुत अहम मद होती है फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की, जो ये बताती है कि आपके मुल्क में जितनी सरमायाकारी हो रही है उसमें से फिक्स कैपिटल्स में, यानी कि आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रेशियो डिफर था ना सर, कर था वो बिल्कुल एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी नोज डाउन नीचे जा रहा था, नोज डाउन कर रहा था, दूसरा ऊपर दिखा रहे थे। और जो आपका एग्रीकल्चर था उस वक्त, आपकी जो नेट लोनिंग थी वो नेगेटिव थी। इसका मतलब यह कि एग्रीकल्चर में से आप पैसा निकाल रहे थे। जब लाहौर की बुनियाद है, जब लाहौर और कराची में 7% पे गाड़ियां, सुजुकी गाड़ियां लीज पे मिल रही थी, उस वक्त आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का जो रेट चार्ज हो रहा था वो 14% था, डबल था। तो उस वक्त आप पैसा निकाल रहे थे वहां से, जबकि फ्लड आ रहा था पाकिस्तान में पैसा का, और इधर डाल रहे थे। तो इस हुकूमत ने भी आकर मुझे कहना पड़ता है कि इस हुकूमत ने कंटिन्यू किया वही पॉलिसी नहीं, इन्होंने बहुत सारे जो है ना वो गुरु बदले। मतलब पहले इसाक डार साहब को भी बारी मिली, उससे पहले तरीन साहब को भी बारी मिली, उसके बाद नवीद कमर साहब को भी बारी मिली। वो शेख साहब तो हफीज शेख साहब तो बहुत बाद में आए, वो तो अभी लास्ट बजट में आके मुश्किल से उनको साल हुआ है कि उन्होंने वो बजट प्रेजेंट, ये सारा कुछ वो देखना पड़ा उनको। उस वक्त तक तो लावा पक चुका था, लेकिन अभी भी वक्त है कि ये बात देखी जाए आने वाला बजट कि पाकिस्तान अपनी बेल्ट टाइटनिंग कैसे करता है। ये जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इलीगल है। इनको अच्छी तरह से पता है कि बजाय 60% पे अपना फिजिकल डेफिसिट रखना एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये 70 भी तजावज कर चुके हैं, और इनको पता है कि कानूनी तौर पर ये गैर कानूनी है, और सारी असेंबली बैठ के देख रही है। ये भी कोई नुकता नहीं उठा रहे इस पे। ये अभी जब आपकी 60 भी बहुत एबनॉर्मली हाई है सर। जब आपकी डेट पॉलिसी स्टेटमेंट अभी जनवरी में PMLN ने टोकन एक कॉल अटेंशन नोटिस मूव किया है, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि जनाब ये डेट पॉलिसी स्टेटमेंट में जो फिगर दिए गए हैं ये आप वायलेशन में हैं। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था फाइनेंस का, उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि जनाब हम वायलेशन में नहीं है, और ये चुप करके बैठ गए। तो ये सारा, ये पंजाबी की कहावत है, खरबूजा नूं बिठा दो, गिदड़ा नूं बिठा दो, खरबूजा दी राखी, ये सब मिले हुए आपस में। ये इनको सारा पता है। इस वक्त पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आपने महंगाई वाकई तौर पर रोकनी है तो वो कम से कम 18 से 22% पे होना चाहिए, जो आम आदमी दे रहा है। इन्होंने रखा हुआ है नीचे कि ये जो है ना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्फ्लेशन इज इट एक्चुअली इन डबल डिजिट?
इन्फ्लेशन बिल्कुल आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है उसके ऊपर भी रोशन डाली, तो हमारी बुनियादी रोटी कपड़ा और मकान की चीखें मारते रहे। अभी पिछले साल फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक शौकत अजीज का सिखाया हुआ हथकंडा जो कि दर हकीकत इजाद थी आपके डेट मैनेजर अशफाक हसन खान साहब की ये इजाद थी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नाप तोल कैसे तब्दील करना है एक स्ट्रोक ऑफ द कीबोर्ड के साथ। सर मुझे पकड़े भी गए। सर एक चीज मुझे बताइए कि क्या फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और फिर आपके दीगर और ऐसे इदारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बताते हैं, सर मुझे याद है क्योंकि मैं इकोनॉमिक रिपोर्टिंग भी कर चुका हूं, उनमें बड़ा बड़ा मेजर फर्क आता था। वाज दैट द रीजन सर? नहीं, उसमें वजह यह थी एक पूरा कानून बना था जिसमें पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वगैरह ये सारे मर्ज करके इसको ट्रांसपेरेंट करना था, इनकी इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी थी, इनकी फाइनेंसिंग इंडिपेंडेंट करनी थी ताकि इनको ऊपर डेली गवर्नमेंट के प्रेशर ना आ सके। ठीक है, क्योंकि ये मिसयूज होने लग गए थे शौकत अजीज के दौर में। और ये जब फजिंग करते हैं तो ये प्राइमरीली इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूट लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, उनसे झूठ बोला जाता है सर? उन्होंने एक तरीकाकार ढूंढा हुआ है ना जी, उसको कहते हैं रीबेसिंग। इन्होंने स्टॉक मार्केट की भी रीबेसिंग कर दी, इन्होंने जो हमारा बेसिक बास्केट था उसकी भी रीबेसिंग कर दी वो ग्रोथ फिगर्स अच्छे दिखाने के लिए। इन्होंने आपका सारा जो सर्वे का प्रोसेस था उसका फ्रेम ही चेंज कर दिया। ठीक हो गया, उसमें नए इलाके ऐड कर दिए जो कि पहले कभी थे ही नहीं और उनको कंपैरेटिवली बताया ही नहीं। इसी तरह से अभी दोबारा से जो आपकी इन्फ्लेशन की इंडेक्सिंग है उसकी कैलकुलेशन इन्होंने रीबेस कर दी है। वो 14% पे चलती थी, एक शाम में इन्होंने उसको चेंज कर दिया। जो आपकी फूड बास्केट सो कॉल्ड 14% है ना जी, मैं बाकी ये है कि मुकम्मल कर दूं, उन्होंने रातों रात उसको चेंज करके ये डिक्लेयर कर दिया कि जी 9% होगी इन्फ्लेशन। अब ऐसे तो नहीं होता कि आप रेंट भी चेंज कर दें, आप फ्रेम भी चेंज कर दें, आप बास्केट में से चीजें भी निकाल दें, आप उनकी वेटेज सारी बदल दें। अभी तक आपका जो इनकम सर्वे है वो अभी तक आया ही नहीं, तो किस बुनियाद पर यह सारा कुछ किया गया? सो कहने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं होता। बहुत मुल्कों में रीबेसिंग होती है लेकिन 2 साल तक वो पुरानी कैलकुलेशन साथ बताते हैं, वो दोनों फिगर देते हैं ताकि आप उसका मुआवजा करें। एग्जैक्टली, ताकि आप ये तो उसको बताने के अजीब ECG वाली जंप्स थे। मुझे अभी तक याद है सर, एक सेक्रेटरी फूड थे गालिबन, सिंध की बात हो रही है, तो किसने पूछा कि जी आपकी ग्रोथ रेट क्या है? उन्होंने कहा जी इतने अंदाजन लिख लो, इतने लिख लें, यानी कि 1.01 मीन्स सो मच। द जेंटलमैन हैड नो क्लू कि वो उसका है कि जब इतने लिख लो तो इतना हो जाएगा फलाना। तो ये जुबानी कलामी सर एक हवाई लुक वाला सिलसिला था। सर मुझे एक चीज और बताएं, जो सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी कि ये अवाम को हुकूमत को अच्छी तरह पता है महंगाई क्यों होती है। अगर आप IMF के जो नवंबर 28, 2008 का जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान के साथ, जिसको हम लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, जिसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर और आपके गवर्नर स्टेट बैंक के दस्तखत हैं, उसमें इन्होंने बखूबी बताया हुआ है कि अगर महंगाई होगी तो हम शरह सूद बढ़ाएंगे। क्योंकि माजी में जब महंगाई हुई तो हमने शरह सूद बढ़ाई। टेक्निकल तरफ चले जाएंगे थोड़ा सा। अब शरह सूद सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं सर, आप जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं इस पे आप, क्योंकि इस पे मैं चाहूंगा मैं आपसे और भी बात करूं। सर ब्रेक का इशारा हो रहा है, वी डेफिनेटली कम बैक एंड विल टॉक अबाउट दिस। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। लाल साहब अभी बात हो रही थी आपसे इन्फ्लेशन और फिर इन्फ्लेशन के साथ शरह सूद के हवाले से, फिर जी इतने बेसिस पॉइंट्स बढ़ा देंगे जी 250 होगा तो उसका थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें मैं बात मुकम्मल करना चाहता हूं। वो ये है कि देखें, जब अवाम के साथ बात होती है तो उनको कहा जाता है जी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम यूटिलिटी स्टोर की शाखें बढ़ा देंगे, हम जुमा बाजार छोड़े, इतवार बाजार की बात की थी आपके वज़ीर-ए-आज़म थे, ठीक है ना जी। तो अभी भी वही बातें, और यहाँ आप 2 रुपए की रोटी दे देंगे, या फिर ये जो मैजिस्ट्रेट है इसको बाजार में निकाल के हम छापे मरवा देंगे। ये सब सरासर झूठ है। अगर आप उन वायदों को पढ़ें, इनको अच्छी तरह से पता है कि शरह सूद जो है उसकी वजह से महंगाई होती है या कम होती है। तो लेकिन वो जब बढ़ती है तो ये सब इंडस्ट्रियल टाइकून बन चुके हैं। तो ये कभी अवाम की पॉलिसी जो है ना बराह रास्त जो असल नुकात है वो सामने नहीं लाएंगे। वो पसे पर वो पेमेंट्स होती है IMF को मानने के लिए कि असल वजह ये है, लेकिन चूंकि हम कहें तो अवाम को एक और शक्ल दिखानी है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइम है इस मुल्क के साथ। अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्टें पढ़ें, अगर आप IMF के साथ मुआहदे पढ़ें, अगर आप कोई भी एनालिसिस पढ़ लें, आज के अखबार में पढ़ लें आप एनालिसिस, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि छापे मार के जो है ना भिंडी तोरी की रेट जो है कम हो जाएगी, या लेकिन अवाम को ये स्टेपल डाइट इन्होंने दी हुई है कि 2 रुपए की रोटी जो है और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वजीफे हम लगा देंगे। अनपढ़ गरीब अवाम में सर उसको सर बच्चा जिंदा रह जाए उसको वो भुगतेगी, वो अवाम बेचारी खुदकुशियां कर रही है। पूरा खानदान अपनी बीवी के अपने बच्चों के हाथ पांव बांध के ट्रेन के ट्रैक के ऊपर लेट के अपने हाथ पांव बांध के भाग ना जाए कहीं, डगमगा ना जाए कहीं, पूरे खानदान। 1647 पीपल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट की ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस ने खुदकुशी की है इस साल पाकिस्तान में।
1647। ये बड़ा पार्लियामेंट के सामने लोग अपने आप को आग लगा सर, दो चीजें बताएं शौकत अजीज साहब से, लेकिन ये लूज मॉनिटरी पॉलिसी चला रहे हैं, मजे सर थोड़ा सा बात करिए, बढ़ रही है। सर शौकत अजीज साहब ने बड़ा अमेरिकन तर्ज पे कंज्यूमरिज्म को बढ़ाया, फरोग दिया। आपके सामने गाड़ियां, ये वो मोटरसाइकिल, मिसाल देते थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब भी कि देखो जी फलाने गांव में पहले लोग नहाने वो कपड़े धोने वाले साबुन से नहाते थे, अब लक्स बिकता है। मोटरसाइकिल की जगह मोटरसाइकिल आ गया, फलाना आ गया, कलर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह कलर टीवी आ गया, नए फ्रिज लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, फलाना आपका ठक 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 ठक, उसके बाद वो एक जो आपका एक बबल बर्स्ट था, गिर गया। इस वक्त उसी की वजह से 500 अरब रुपए डिफॉल्टेड लोन पोर्टफोलियो है। सर तो वो और तमाम बैंक्स ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है तकरीबन बंद कर दी है। पर्सनल लोन्स तो है ही नहीं, क्योंकि सर आपकी कैपेसिटी बंद उस वक्त आपकी कैपेसिटी थी नहीं, आपकी वाली बात, बाहर से पैसा आ रहा था, वो सिलसिला चल रहा था। द मोमेंट वो काम रुका है, इधर से कैपेसिटी थी नहीं, वो ठप हो गया सारा काम। लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा। सर मुझे ये बताएं कि एक तरफ कहते हैं जी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनेगा, ग्रोथ ओरिएंटेड यानी कि आप इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आएंगे ताकि लोग बैंकों से पैसे लें। इधर तो माशाल्लाह पता चल रहा है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, वो छपेगा तो उसका इफेक्ट मल्टीपल टाइम्स फोल्ड बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन के ऊपर, रादर देन उस पॉलिसी के ऊपर। तो यानी कि सर ये जो इकोनॉमिक्स की किताबें हमारी इकोनॉमी में इस वक्त फेलियर हो चुकी हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सियासी जमातें हैं वो किसी को ये बात नहीं करने देते। देखें, आपका जो डिफेक्शन क्लॉज है वो कहां पर लगता है? वो लगता है अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या मनी बिल है। मनी बिल क्या है? आपका बजट है। वहीं पर तो आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्शियस जो है उन्होंने बोलना है, बताना है। तो जब सारे मिले हुए इस इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो जब आपका क्या ख्याल है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर आप टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, तो नून में नुकसान नहीं होगा लोगों का, वो तबाह हो जाएंगे, वो तो खरबों के कर्जदार हैं। तो आपका क्या ख्याल है पीपीपी तो किस एग्रीकल्चर पे कर्जा नहीं लगता? पीपल्स पार्टी वाले जो अपने एग्रीकल्चरिस्ट ज्यादातर, तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यहां से नहीं करते, तो इसका मतलब जाती मफादी जो टोले बैठे हुए हैं सेनेट में और आपके नेशनल असेंबली में, 500-700 लोग जो बंदा है, और 500 में फैसल भाई ये बकायदा फैशन था कि आप ज़ियाउल हक से या जो हुकूमत वक्त थी जुनेजो साहब के दौर में शुगर की इंडस्ट्री लगाए सर, आप नहीं, आप लोन सैंक्शन करवाते थे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती थी, और वो जब आप सैंक्शन करवा लेते थे उसमें ओवर इनवॉइसिंग अंडर, तो ये सब जो एक फ्यूडल लॉबी कहलाती थी, जब ये सब के सब इंडस्ट्री में आ चुके हैं। इनकी शुगर मिलने हैं, इनकी टेक्सटाइल मिलने हैं। और 38% जो आपका कर्ज है इस वक्त पूरे बैंकिंग सेक्टर का, जिसमें से जो 94% लेगी हुई है आपकी फेडरल गवर्नमेंट, वो किसके पास है? वो टेक्सटाइल और ये शुगर के पास है। क्या तो शुगर मिल का गड्ढा और शुगर मिल खुद किसके पास है? आप देख लें जाके। आपके ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन सारे नहीं, लीडरशिप है सारी, लीडरशिप आपकी। सिर्फ मजे की बात है कि वो जो बेचारा गन्ना उगाता है सर, उसको गन्ने का क्या ख्याल है? वो पैसा एक साल नहीं दिया जाता, वो क्यों बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट? उनको क्या फर्क, उनको पता भी नहीं है डीजल की कीमत। सर ऑल आर पॉलिसी मेकर्स चाहे, और फिर एक और मजे की बात सर, इस पर भी रोशनी डालेगा, फिर लोग कहेंगे कि मेरा जाती मौक़िफ़ आया था। सर बहुत सारे लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या बरतानिया में या अमेरिका में, ठीक है सर, या फिर कुछ अब तो अफ्रीकन स्टेट्स में भी और बांग्लादेश में भी और अब फार ईस्ट में भी आ गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया के जाने की बात करते हैं या जहां भी। तो सर ये जो लोग जब फॉरेन पॉलिसी बनती है तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इतना स्ट्रांग है ममालिक के साथ कि सर अगर मेरे बच्चे पढ़ते हो अमेरिका में, मेरी से $200-400 मिलियन की प्रॉपर्टी वहां पे पड़ी हो, तो व्हाई वुड आई केयर फॉर पाकिस्तान? यही अप्रोच है ना सर? आई डोंट नो, बट सर जब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट ही उनके साथ है तो मेक अ पॉलिसी जिसमें आपका पैसा फ्रीज हो जाए। इमरान खान तो सही चीखे मारता है। ये इश्यूज अपनी जगह जरूर है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मद में आते हैं। पूरी दुनिया में इसके ऊपर कवानीन है कि आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाते हैं, और उसका मयार जो है पाकिस्तान में फॉलो नहीं होता। यहां तक उसको तो छोड़ें, जो आपके इस वक्त रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स आपने जमा करवानी इलेक्शन कमीशन के साथ, गरीब तरीन आदमी आज तक तो वो नहीं इन्वेस्टिगेट हुई। ये समझ नहीं आती सर कि इतने अमीर आदमी और सर उनके पास गाड़ियां भी नहीं है। हमारे अपने वज़ीर आज़म के पास भी गाड़ी, मैंने उससे पूछा भी था सर जी, मतलब हमारे पंजाब के जो पीपल्स पार्टी के सदर है वो भी नीचे क्रूजिंग में आए थे, बड़ाई साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा सर किसकी? कहते हैं बेटे की, मेरी नहीं है। तो पॉइंट इसके सर जब ये आपकी अप्रोच होगी, मैं नाम लेके सीधी बात कर रहा हूं, उनके सामने बात हुई थी, तो सर मुझे आप ये बताएं, व्हेन यू विल नॉट डिक्लेयर योर एसेट्स, when you will not give your due tax, when you won't pay your tax, and you know, फिर एक सेक्शन जो आपका पढ़ा लिखा तबका है सर, जो नौकरी करता है जिसके बाद चॉइस ही नहीं है सर, उसको आप निचोड़ेंगे तो सर बनेगा क्या? तो वही तो इनके झंडे लहराते हैं, नारे मारते हैं, पोलिंग स्टेशन पे लड़ाइयां करते हैं, फायरिंग करते हैं, इनकी टिकटें लेते हैं, खरीदते हैं, ये सेनेटर खरीदते हैं, एमपी खरीदते हैं, ये वही लोग कर रहे हैं सारा कुछ। हैरानगी होती है ये सोच के कि ये क्यों कर रहे हैं। ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथों से उनका गला घोंट रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। तो इस कौम की बदबख्ती नहीं होनी तो फिर और क्या होना? आपके सामने इनको नहीं पता सर, ये जो हम आजकल इंटरनेट का दौर है, आजकल रसाले वाफर मिकदार में है, हर अखबार में ये चीजें छपी हुई हैं, इंफॉर्मेशन रोक नहीं सकते, पता नहीं चला। इनकी अपनी आपस में बरादरियां, इनकी आपस में जो इनके गांव की सतह पर जो इनके आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं,
जो इनकी आपस में जो ये इन्होंने लड़ाइयां छोटी छोटी रखी हुई हैं, ये कहते हैं कि हम मर सकते हैं, हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए अजीब बेहुदा लोग जो थानों में करप्शन करते हैं, सर मर्जी का एसएचओ लगाया जाता है, मर्जी का सर जो भर्ती टीचरों की तकरीरें जो है वो 2 नंबर पैसे लेके करते हैं, सर हर उन लोगों को ये वोट देते हैं सर, ये उन्हीं को वोट फिर देंगे, आप देख लेना सर, यही होगा। और फिर हर हल्के में पढ़ा लिखा क्लीन आदमी मौजूद है, जिसकी एक हिस्ट्री है, जिसकी एक लाइफस्टाइल है, जिसका एक सारों को पता है, जिसकी अपनी कारकर्दगी है, सर वो मौजूद है। लेकिन उस तरफ ये जाएंगे नहीं, एक सर्टन इनकी अपनी पार्टीबाजी है, अपने धड़े बन गए इनके गांव में, बस उन्होंने कहना जी अपने मोहल्ले में उसने उस तरह जाना। हमारी जो सियासी वोट बैंक है वो भी तो हाईजैक हुआ हुआ है ना सर, एक सर्टन तबका है सर। फायरिंग हो रही होगी एक जगह पे, जब 4 बस डंडे बड़ी बड़ी मूछों वाले खड़े करके मैं 4 फायर करूंगा, ये देना चाहते हैं शरीफ आदमी कितने देना चाहते हैं, बिल्कुल दे लेते हैं जी। हमने देखा है, मैं खुद कितने इलेक्शन मैंने लड़े हैं, कितने मैंने लड़वाए हैं, मतलब डजन्स में। अब 1991 में मैंने खुद पहला इलेक्शन लड़ा था, फिर 93 वाला, 97 वाला, 2001 वाला, 2002 वाला, 2005 वाला, 2008 वाला। मेरा मतलब है हमने देखा हुआ है, जिस वक्त अवाम अपनी राय देना चाहती है वो दे लेती है। अब सवाल ये पैदा होना है कि इन्होंने देनी है कि नहीं देनी। और अगर आप कहें कि किसी पार्टी के पास कोई मंशूर है, इनके पास बजाय आइडियाज और पॉलिसी के इन्होंने तो अगली नस्ल सामने। सर छोटी सी चीज और, आप सिर्फ बड़ा आपने शोर भी किया, सारा कुछ किया कि जनाब मकामी हुकूमत के काम है भाई के नाली ठीक कराओ, रोड बनवाओ, खंबा लगवाओ, कोई किसी का ट्रांसफार्मर खराब हो गया उसको ठीक करवाओ, कोई बिजली की बात, कोई गैस की बात, बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम्स। सर वो बातें होती हैं सर आपकी असेंबली में जहां पे लेजिस्लेशन की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और आप टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ब्लंट, मुझे बताएं सर कितने % लोग आप समझते हैं जो लेजिस्लेशन की स्पेलिंग भी सही तरीके से बोल सकते होंगे, जिनको पता है लेजिस्लेशन होती क्या है, और मेरे बच्चों के लिए, मेरी अगली नस्लों के लिए मैंने आज क्या फैसला करना है कायदे आजम की तर्ज का, कि जो आने वाली 100 साल या 50 साल या इवन 20 साल के बाद भी कोई फायदेमंद होगा। ये सब काउंसलरों के काम कर रहे हैं सारा दिन, उससे भी नीचे का सर मैं तो ये बस गली नाली में फंसे हुए कि किसकी वो कहते हैं सर फलाना फौजदार कौन है, सर मेरे भतीजे को मिला नहीं मिला, उसमें से मुझे हिस्सा मिला, कितना नहीं मिला, क्या है, ये सब रेट तय हुए हैं। आप किसी दिन ब्लाइंड कैमरा लेके चले, मेरे साथ चले, हम चलते हैं जाके एक्सियन जो ओवरसीयर है, जो आपका निचली सतह पर पीडब्ल्यूडी में, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट जैसे कहते हैं, इनसे पूछें क्या हालात बने हुए हिस्सों के। ये बातें करते हैं करप्शन की, करप्शन तो इन्होंने रूटीन बनाई है, करप्शन तो इन्होंने हिस्से बांटे हैं, इन्होंने रेट तय किए हैं सारे। सर जो 19-20 रुपए मिलते हैं टैक्सेस की सूरत में सर, वो भी कमीशन करप्शन की नजर हो जाते हैं। और जो उसके ऊपर जो माल मटेरियल लगता है सर, आप यकीन करेंगे कि वो रोना आ जाता है देख के सर कि वो कहीं तो लगता ही नहीं है, कहीं तो लगता नहीं। वो ऐसे स्कूल बने में सर जो गोस्ट स्कूल्स हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी रिपेयर के पैसे भी निकले हुए हैं। ये हालात हैं। मुझे बताएं सर कि अब थोड़ी सी बात में जरा वापस आऊंगा सर, ये तो सारी चीजें जो फैक्ट्स लोग कहते हैं आप ऐसी पिक्चर अपने प्रोग्राम में पेश कर देते ना जो कि बड़ा खतरनाक होती है जी फॉरेन। तो ये पकड़ते क्यों नहीं फिर? अगर ये पॉलिसी सारी है सर की पॉलिसीज की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये हर गवर्नमेंट का होता है। और जी पिछलों ने ये काम किया ना तो उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब नहीं कह सकते आप नहीं सर, आपने सर क्या रॉकेट साइंस की अपने आगे आने वाले हालात के लिए। मुझे याद है सर जब गवर्नमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं जनाब कि 90 दिन के अंदर, आपको याद होगा 90 दिन के अंदर हम ये करेंगे, 90 दिन के अंदर ये हो जाएगा, 90 डेज का एक बोटा। 90 डेज तो गए सर, 4 साल गुजर गए। मुझे आप ये बताएं सर कि इफ देयर वाज अ विल, सिंस यहां पे गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं होता तो वो 4 बातों के ऊपर आती है। 18वीं तरमीम कर दी, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड कर दिया, हुकूक आज़ादी बलोचिस्तान के। सर बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड अच्छा बुरा जो भी उसके रिजल्ट सब देख लेंगे, दुनिया में होगा क्या। बलोचिस्तान के हालात आपके सामने जो उधर कारनामे अंजाम, खरीदी जो है वो 25% रहेगी, तो 2000 रुपए के साथ करेगा क्या? सर 2000 रुपए से होता क्या है मुझे आप ये बताएं। वही मैं कह रहा हूं, मट्टी का तेल आपके सर एक सिलेंडर जो गैस का आता है 1500-1800 रुपए का, वो है जो 2 हफ्ते भी नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बड़ी अहम, बजाय इसके कि हमारी सियासी जमातों से जो तवक्कुआत थी हम जैसों के, कि वो अपनी नई नस्ल की पॉलिसीज बताएं। जदीद दौर है, नया मिलेनियम आ गया है, एक मेल्टडाउन हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स का। पाकिस्तान कहां खड़ा है, इसकी पोजीशनिंग कैसे होनी है वीज़ा वी इट्स नेबर्स, वीज़ा वी ग्लोबली, ये कुछ बताते हैं हमें स्टॉक मार्केट के बारे में। आगे इन्होंने ला के अपनी नई नस्ल पेश कर दी है कि यही है जी, इसके साथ गुजारा करें। कोई अपना भतीजा ले आया, कोई अपनी बेटी ले आया, कोई अपना बेटा ले आया, उन्होंने कहा जी ये है। और डेमोक्रेसी क्या है सर, और उनकी करतूत क्या है? अभी एक छूट के गया है बेल के ऊपर बाहर, ये जमीन के केस में, मतलब वो तो तैयार है, उन्होंने तो पेश कर दिया कि यही है, हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास ये चेहरे हैं, आप गुजारा करें इनके ऊपर। और कहते हैं कि नीचे हम मुकामी हुकूमतें नहीं आने देंगे, डीसी और एसपी इंश्योर करेंगे तो सर थानेदार के जरिए आप यही इलेक्ट होंगे। सर जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये वो फैमिली दर फैमिली, और सर हर जमात में सवाए जमात इस्लामी के और MQM के, बड़ा मैं खुल के बात करता हूं, 2 जमातों के अलावा तमाम और उसी सियासत, बाप दादा बेटा पोता आगे पीछे भाई शाह, ये वो सारे वज़ीर आज़म साहब की फैमिली ले लें सर, या भुट्टो साहब की फैमिली का वो पूरे वो लेगेसी ले लें, मियां साहब माशाल्लाह ले लें, असफंदियार वली साहब की बात कर लें, आप मौलाना फजल रहमान के भाई भी, बाकी लोग भी,
यू नेम इट एंड देयर इसीलिए तो इसका मतलब यह है सर कि सारी जिंदगी जो हम ये जो रोना रोती रहेंगे, और इसका मतलब अगर ये पॉलिसी ठीक होने वाली होती वन फॉर्म और दी अदर, ये लोग ही काबिज रहना सर हुकूमत में। इसीलिए ये डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट एक जमहूरी अंदाज की नहीं आने देते, क्योंकि वहां से लीडरशिप पैदा होती है, जगह जगह गली गली कूचे सर मुझे लीडरशिप पैदा होती है। ये जो पैसा वो नर्सरी है मॉन्टेसरी, अगर आपकी ये जब छत पे चढ़ जाती है, अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी, सर मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी तो लोकल गवर्नमेंट के पास फंड्स होंगे, क्योंकि आपने काम डाली, तो फिर उसका काम तो भाई अंग्रेजी टाइप है ना, मैं सूट शूट पहन के ना जाऊं, अच्छी सी टाई पहन के मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, लेजिस्लेशन पॉलिसी नेशनल असेंबली। तो एक जो गरीब आदमी नीचे सर काउंसिल लेवल का बंदा, इसने वोटें भी लेनी है, उसने ना कहना है सर साड़ी तो नाली जड़ी टूट गई है, रात बारिश हुई तो बड़ा पानी खलो गया, ठीक है ना, उसकी सर पानी तो वो तो आएगा काबू, फंड्स तो उसके पास होंगे, तो फिर सर फंड्स उसके पास क्यों जाए, फिर मेरी तो मजा खत्म हो जाएगा ना। इसलिए कि जो ऊपरली लेवल की लीडरशिप करना, एक विजनरी लीडरशिप पैदा करना, वो बहुत मुश्किल काम है। बुनियादी तौर पर फौज में सिस्टम होता है, एक ऊपर पॉलिसी बनाता है, डिसीजन लेता है, फाइटिंग फोर्सेज अलग होती हैं आपकी। एक बेसिक एग्जाम्पल है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक में वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा नाज़रीन, अभी तक तुम्हारी बात हुई और ये सारे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो डेफिनेटली एनी इकोनॉमिक एक्सपर्ट कैन कम एंड कैन एक्चुअली चैलेंज के जनाब आप तो गलत बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन तो इतनी फलानी है ये वो, क्योंकि ये सारी वो चीजें इसको आप प्रूव कर सकते हैं, ये नंबर्स हैं, इसको फर्स्ट तो किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली इसके रिजल्ट वगैरह सामने आते हैं। बड़ी उससे थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की नोहाव रखता है वो इस पर डेफिनेटली डिबेट कर सकता है, बात कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर अलग होता है, इकोनॉमिस्ट अलग होता है। अनफॉर्चुनेटली जहां पे इकोनॉमिस्ट होना चाहिए उधर बैंकर्स बैठ करके पॉलिसियां बना गए, तो उसके रिजल्ट से शौकत अजीज साहब वॉज बैंकर आपके सामने। अब मैं और नाम नहीं लूंगा, एक और इशू बनेगा यहां पर, तरीन साहब भी बैंकर, उसके बाद दीगर और हजरात भी बड़े बड़े बैंकर यहां पर। बट क्या इसका हल है या फिर एक एब्सोल्यूट डिजास्टर है कि आप लोग कल को जब एक अपने बच्चों के लिए सुबह अंडे और डबल रोटी लेने जाएंगे और मक्खन साथ में, या कोई जैम लेना हो अगर बहुत हालात अच्छे और अवेलेबल भी हुआ मार्केट में, तो क्या आप एक इतना बड़ा बोरी लेकर के जाएंगे पैसों की? क्या पाकिस्तान में भी एक अरब रुपए का नोट छपना शुरू हो जाएगा, जैसे कि जिम्बाब्वे में $1 बिलियन का भी नोट था, मिलियंस के तो थे ही थे, और ये फैक्ट है। इसका हल है? तो अगर हल है तो हमारे डिसीजन मेकर्स को, पॉलिसी मेकर्स को क्यों नहीं नजर आता? पूछते तानियाल साहब से, सर इज देयर एनी सोल्यूशन और एब्सोल्यूट डूम? जी देखें, गवर्नमेंट के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है अगर आप एक मार्केट इकोनॉमी चलाना चाहते हैं। इसमें फौरी तौर पर इनको सब्सिडीज को टैकल करना पड़ेगा, इनको जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं इनको ऑफलोड करना पड़ेगा। ये 200-300 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सर। पहला नंबर 1 लेट्स स्टार्ट, सब्सिडीज को विड्रॉ क्यों सर? फ्रांस में तो बड़ी सब्सिडीज दी जाती है। उसकी वजह यह है जी कि आपके पास पैसे नहीं है बजट में वो सब्सिडीज फाइनेंस करने के लिए, तो यानी कि कंज्यूमर को वो या तो आप टैक्स लें और उनको फाइनेंस, वो कल्चर है नहीं सर, ठीक है। इस वक्त आप उनको फाइनेंस कर रहे हैं पैसा छाप के, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, और आपकी आर्टिफिशियल डिमांड बबल बन रहा है, जो आपका इस मुल्क में जो आपकी प्राइस राइज एक्चुअल परचेजिंग पावर है वो नहीं है जी। एग्जैक्टली तो वो जब से आप नोट छाप के फेंकते जाएंगे तो आप एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर देंगे। तो वो आप कह रहे हैं कि सप्लाई साइड शॉक्स हम देंगे तो इस तरह से बढ़ जाएगी, वो नहीं होना नजर आ रहा है, क्योंकि पैसा सारा हुकूमत खुद ले जा रही है बैंकों से। सो नंबर 1 तो आपको सब्सिडीज को टैकल करना पड़ेगा। नंबर 2 आपको आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो है इनको ऑफलोड करना पड़ेगा, इनको भी आप टू द ट्यून ऑफ 100 सर। इवन सर एक मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा सर। मुझे पता है कि सब्सिडीज में पेट्रोलियम के ऊपर भी अगर देते हैं वो भी ले लेवल तो है नहीं, $1 बिलियन पिछली हुकूमत देती थी साल का। पेट्रोलियम पे तो आप जो इम्पोर्ट टैक्स ले रहे हैं सर, ये यूरिया के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर ये भी सब विड्रॉ करनी पड़ेगी। नहीं, इसके ऊपर तो आपको गैस की वजह से उसके ऊपर सब्सिडी आई हुई है ना। आपने लो प्राइस गैस दी हुई है उन कंपनीज को जो कि एक मोनोपोलिस्टिक ओलिगार्किक काम कर रही हैं, यहाँ पे सब अच्छा जो कि 1 मिनट के लिए जो कि आपके कंपटीशन कमीशन ने टेकअप किया, वहां से लोग ट्रांसफर कर दिए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाम मुझे भूल गया, सुप्रीम कोर्ट को भी मुंह बंद करवा कॉम्पिटिशन कमीशन के बड़े जबरदस्त अभी तक वो बैठी हुई कमीशन, उसमें कुछ नहीं हो सका। उसके बाद जो आपके उन्होंने सर लोगों को फाइन किया, कोई नहीं कर सका। जो आपके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो आपको कलेक्ट करवाने पड़ेंगे, आपके बैंकिंग कोर्ट्स को स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा, आपके बेल सिस्टम्स को, आपकी रिकवरी सिस्टम्स को, आपकी ऑक्शनिंग सिस्टम को इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा होल है जो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू असिस्ट द प्राइवेट सेक्टर इन रिकवरिंग दोज मनीज, बिकॉज अनलेस दैट हैपेंस वो नए लोन्स में नहीं तब्दील हो सकते, वो खाए गए हैं पैसे, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी एक कमीशन बैठा रखा है, अल्लाह जाने वो कब अपना रिपोर्ट देगा। तो उसके बाद आपको आपका बैलेंस बजट करना होगा। ये जो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक चीज आपने बीच में आपने बोला था सिक यूनिट्स कह लेंगे या जो गवर्नमेंट ओन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस और एंटिटीज, जिसमें वापडा माशाल्लाह है, जिसमें आपका रेलवे एक जबरदस्त चीज आपके पास पीआई है, चले जी वो डिफेंस के पॉइंट से भी उसका मसले स्टील मिल है, सबसे स्टील मिल आपकी माशाल्लाह जबरदस्त।
ये और इसके अलावा दीगर अगर ओजीडीसी को भी आप हम शायद बहुत सारे कर लेते हैं, बेशुमार है, इनको क्या प्राइवेटाइज कर दें? बिल्कुल प्राइवेटाइज करें, इनको ऑफलोड करें या इनको बोलें सेंको स्वयं करें। और अगर इंडिया की सर कोई कंपनी उठाना चाहती है पीआईए ले ले, ये पाकिस्तान की पॉलिसी का मसला। रेलवे आपका डिफेंस है सर, कैसे मूव करेंगे कल को कुछ मसला हो जाए? पाकिस्तान का ये पॉलिसी का मसला है सर, जिस हुकूमत पे ये पॉलिसी की अकल नहीं है तो वो ये सोचेगी सर। तो फिर तो उसका ऑप्शन क्या है? आप देखें ना, आप तो कह रहे हैं कि जैसे कोई और ऑप्शन है आपके पास, और ऑप्शन ये है, ये देख रहे हैं आप, ये है ऑप्शन यही सर, रोड पे निकल जाए फिर तो बस ठीक है। फिर ये आप यू मेकअप योर माइंड, देखें ना, रॉक और हार्ड प्लेस बन चुका है, यू आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। तो यहाँ तो यहाँ बिल्कुल यहाँ मार के मरना है या डूब के मरना है? बेल्ट नहीं, आप बेल्ट टाइटनिंग करें, कौन बने, एक छोड़े ये भिखारी बनना, ये भीख मांगना जगह जगह से, ले आप ये सारे पैसे इधर फिर रहे हैं, आपको नजर नहीं आते? वो सर, ये सिर्फ गरीबों को टैक्स दे रहे हैं इन्फ्लेशन कर करके, इन सारों के पास अरबों खरबों रुपया है, बाहर के अकाउंटों में पड़ा हुआ है सारा। ठीक है जी, एक ये भी है साथ में, और आपने बजट बैलेंस करें, ये वीएटी इंट्रोड्यूस करें इस साल, ये जो स्टॉक मार्केट पे आपने रंगरलियां दी है, सैकड़ों ममालिक में वैल्यू एडेड टैक्स है, हमारा आपने स्टॉक मार्केट पे रंगरलियां दी हुई है कैपिटल टैक्स अवॉइड कर करके, जो आपने रियल एस्टेट के ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया है, जो आपका अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है, अलाउ मी टू फिनिश, आपने सोल्यूशंस मांगे, सुन ले प्लीज। एक आपका अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है, आपका लोकल रेट 1914 में 1 रुपी पर एकड़ तय हुआ था, 1914 में। आप गेस करें आज क्या है वो, जस्ट गेस प्लीज। वही है सर, 1 रुपी पर एकड़ है जी सर। मुझे मालूम है कैसे, किस तरह जिंदा कौन बनेगा सर? 100 साल में होगा जिस वक्त आप वो टैक्स देने जाएंगे ना, आप तो कस्टम ड्यूटी नहीं ले रहे, आप तो ले रहे हैं लोगों के जेबों में से, तो लोग सवाल भी पूछेंगे, फिर ये एक जिंदा जमहूरियत बनेगी, फिर हम देखेंगे कौन पॉलिसी वाला बेहतर आता है या अगली नस्ल पेश की जाती है, फिर हम देखेंगे डीसी साहब क्या करते हैं, एसपी साहब क्या करते हैं, ये दिनों में सीधे हो जाएंगे, सारे ठेकेदार सीधे हो जाएंगे। स्टॉक एंड रियल एस्टेट ट्रिलियंस ऑफ रुपीज, ये बिल्कुल आपके सर इलेक्शन फंड करते हैं सर आपके बंदों को, तो फिर ये मैं आपको कह रहा हूं कैसे होगा सर? तो मैं ये कह रहा हूं ना आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वही लोग झंडे लहराएंगे इनके लिए, वही कहेंगे जी ये फलानी टिकट लेके आए, फलानी टिकट लेके आए। ठीक है सर, रियल एस्टेट वो, और अच्छा आगे चले सर, इसके बाद ये पहले स्टेप तो ये करें ना, फर्स्ट 100 डेज आगे चले, ये सारे करें, ठीक है ना जी। उस दिन जिस दिन आप ये इकदाम लेंगे, उस दिन पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को समझ आ जाएगी कि यहां पर एक सीरियस गवर्नमेंट है, दे मीन बिजनेस, इन्होंने वाकई मामला सीधे करने। आपको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी गवर्नेंस नहीं ठीक हो सकती जब तक आपकी गवर्नेंस नहीं ठीक। आपको पता है कि चीन में 1 पार्टी स्टेट है, कम्युनिस्ट रूल रहा है, लेकिन आप किसी गांव में चले जाएं, वहां विलेज काउंसिल बैठी हुई है, उनसे आप पूछे, उन्होंने 5 ईयर प्लान रखा हुआ है, वो अपने बच्चों को अब तालीम दे रहे हैं कि 10 साल के बाद हमने कौन सी इंडस्ट्री यहां पर लेके आनी है, सर आप हमारे गांव में करें, हमारे बच्चे तैयार होंगे। सर वहां पर आपने बैठाए हुए तहसीलदार या थानेदार, ये चलाएंगे मुल्क की पटवारी। सर ये पटवारी कल्चर, इन्होंने सर आपका इलेक्शन ही तो सर पटवारी थानेदार बड़ी बड़ी मूछें, चित्रौल बंदादर कर दो, पैसे लो तो वो जमाना खत्म हो गया ना भाई। सर तो अब आप जमहूरी मुकामी इलेक्शन ही लड़ते हैं, जब तक आप पाकिस्तान के हर नौजवान पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की इजाजत नहीं देंगे, बाज़ाब्ता कानूनी तौर के तहत। ये नहीं कि आपने कह दिया कि जी कदम बढ़ाओ, डेंगी मुकाओ, या लोग सामने क्यों है भाई, आप उनको इलेक्ट करवा के उनको जिम्मेदार बनाए, उनको बजट दें, उनको इंतजामिया दें। आप क्यों नहीं पहचानते अपने मुल्क के लोगों को? क्यों आपने हर चीज जकड़ के रखी हुई है एक घराने में? इसकी क्या वजह है? कोई एमपीए सांस नहीं ले सकता, कोई मिनिस्टर फेडरल जो है वो उसकी टांगे खड़कती हैं बात करते हुए। आपने 18वीं तरमीम में खत्म कर दिया अपनी इंटर पार्टी इलेक्शंस भी। ये आप बराए नाम जमहूरियत बनाई हुई है सारे लोग। मुझे अब सर अब ये सर इन टाइकून्स को, ये जो इतने पावरफुल लोग हैं, इतनी पावरफुल लॉबीज हैं, एक एक कार्टेल है सर, सीमेंट से लेकर के शुगर और आगे पीछे सर हिलने नहीं देता। आप मुझे ये बताएं सर कि ये कौन सर शहजादा आएगा जो ये सारे काम करेगा? ये पाकिस्तान की जो लोग पटरियों पे लेट के मर रहे हैं, उनको चाहिए कि बैलेट बॉक्स में जाके वोट दें। और मैं नहीं कहता कि किसी भी जमात को वोट दें, मैं आपको ये कहता हूं कि हर हल्के में पढ़े लिखे, साफ शफाफ, अच्छे काम करने वाले नौजवान मौजूद हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन उनको ये खुद धकेलते हैं कि तुम जाके फलानी की जो है ना पुष्टपनाही करो, तुम जाके फलानी की तरफ से जो है ना आशीर्वाद लेके आओ। वो फिर अपने हथकंडे की सर मैं आपको सच्ची बात यहां पे करूंगा सर, वाइंड अप का इशारा। और सर अली मूसा गिलानी साहब हमारे वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे हैं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, लेकिन 92-94 हजार वोट लिए उन्होंने। तो फिर अब आप मुझे ये बताएं सर कि वो वज़ीर आज़म साहब रहे ना रहे, एक बेटा उनका MP है, एक MNA भाई आ गए, पूरे की पूरी फैमिली से। मुझे मैं एग्जांपल आपको ये दे रहा हूं कि सर देखिए अगर तो काम किया हो, सब कुछ किया हो, ही इज अ वेरी एजुकेटेड गाय, मे बी बड़ा जबरदस्त आदमी साबित हो, बड़ा सूटेड बूटेड, मैंने टीवी पे देखा, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। बट द पॉइंट इज सर कि वो लेकिन मैं क्या उस शख्स के मुकाबले में मुल्तान से इलेक्शन लड़ सकता हूं? आप मुझे ये बात बताएं कि मुल्तान में मुकामी हुकूमत क्यों नहीं बनाते? वहां से लोग सर ये चीजें देखने वाली घोटा हुआ है,
बात ये सर कि आई विश के चीजें ठीक ऊपर हो। से स्काई लैब गिरे कोई तो कोई इलेक्शन सर क्विकली हाँ या ना में बात कीजिएगा सर, हाँ या ना में। सर ये अगले इलेक्शन में ये विश लिस्ट रह जाएगी या ये कुछ होगा? ये विश लिस्ट रहेगी जब तक अवाम नहीं बोलेगी वोट के जरिए। नाज़रीन इंशाल्लाह कल 8 बजे मुलाकात होगी। ये विश लिस्ट को अगर आपने रियलिटी में तब्दील करना है तो खुदा का वास्ता निकलें और उस डब्बे में अपने जमीर को सोचते हुए वोट डालें, वरना अपने बच्चों का फिर अल्लाह ही हाफिज होगा। खुदा हाफिज।